तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो 9000 साल लंबा है। ये कहानी है भारत की, मेहरगढ़ में बनी पहली झोपड़ी से लेकर चांद पर उतरते चंद्रयान तक की। और जानते हैं, ये सिर्फ देश की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। ये सवाल ये सवाल ही इस पूरे सफर का आधार है ना? देखिए, हम सबने राजा महाराजाओं की कहानियां तो बहुत सुनी है, लेकिन आज बात होगी उस पहले इंसान की जिसने शिकार छोड़कर पहली बार घर बनाना सीखा। बात होगी उस पहली ईंट की जिसने आज के इस मॉडर्न इंडिया की बुनियाद रखी। तो फिर शुरू करें। चलिए टाइम में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। आज से करीब करीब 9000 साल पहले। ये वो वक्त था जब इंसान गुफाओं से बाहर निकलकर एक नई दुनिया बसा रहा था। और जो सभ्यता वो बना रहे थे ना, वो अपने समय से कहीं कहीं ज्यादा आगे थी। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। 9000 साल पहले सोचकर देखिए, जब दुनिया की ज्यादातर जगहों पर लोग बस कबीलों में जी रहे थे, तब इस जमीन पर, भारत की जमीन पर एक ऑर्गेनाइज्ड समाज की नींव पड़ चुकी थी। आज का जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान में, वहां मेहरगढ़ नाम की एक जगह थी, और वहां बस रहे थे दुनिया के शायद पहले इंजीनियर्स और किसान। और देखिए उन्होंने क्या क्या कर दिखाया था। ये लोग सिर्फ किसान नहीं थे, बिल्कुल नहीं। खुदाई में जो इंसानी जबड़े मिले हैं ना, उनसे पता चलता है कि वो लोग पत्थर की बारीक ड्रिल से दांतों का इलाज करते थे। सोचिए, दुनिया की पहली डेंटिस्ट्री, उसका जन्म यहीं हुआ था। और उनके शहर, हड़प्पा जैसे शहर तो एक प्रॉपर ग्रिड सिस्टम पर बने थे। उनका ड्रेनेज सिस्टम तो इतना कमाल का था कि आज के मॉडर्न शहर भी उससे सीख सकते हैं। सिंधु घाटी की वो महान सभ्यता तो समय के साथ खामोश हो गई, लेकिन उसके बाद भारत की जमीन पर एक नई और भी बड़ी गूंज सुनाई देने लगी। ये दौर था बड़े बड़े साम्राज्यों का। वो साम्राज्य जिन्होंने इस पूरे सबकॉन्टिनेंट को एक धागे में पिरोया और एक ऐसे गोल्डन एज की शुरुआत की जहां ज्ञान और विज्ञान अपनी बुलंदी पर थे। आपको याद होगा, सिकंदर के जाने के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में बिखर चुका था। तब तक्षशिला से निकले एक साधारण से दिखने वाले ब्राह्मण आचार्य चाणक्य ने एक सपना देखा। सपना एक अविभाजित भारत का, जिसे उन्होंने नाम दिया अखंड भारत। और अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर उन्होंने सिर्फ सपना नहीं देखा, उसे सच कर दिखाया। उन्होंने भारत के पहले और सबसे विशाल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी सरहदें ईरान तक को छूती थीं। और जब बात ज्ञान की आती है, तो गुप्त काल, जिसे भारत का गोल्डन एज भी कहते हैं, उसमें दुनिया को एक ऐसा तोहफा दिया जिसके बिना आज की दुनिया चल ही नहीं सकती थी। वो तोहफा था जीरो, शून्य। सोचिए, आर्यभट्ट के उस एक आविष्कार के बिना ना आज का साइंस होता, ना ही आपके हाथ में मौजूद ये कंप्यूटर या फोन। सब कुछ नामुमकिन था। और जरा एजुकेशन का लेवल देखिए। नालंदा यूनिवर्सिटी ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये उस वक्त के भारत का दिमाग था। यहां कोरिया, चीन, तिब्बत जैसी जगहों से 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। और मजे की बात सुनिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए गेट पर बैठा द्वारपाल ही इतना मुश्किल एग्जाम लेता था कि अच्छे अच्छे फेल हो जाते थे। अब आप खुद सोचिए, जिस यूनिवर्सिटी के गेटकीपर इतने ज्ञानी हो, वहां के प्रोफेसर कैसे होंगे? ये नॉलेज सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं थी, ये प्रैक्टिकल थी। इसका जीता जागता सबूत है दिल्ली का ये आयरन पिलर। पूरे 1600 सालों से ये खुले आसमान के नीचे खड़ा है। धूप, बारिश, सर्दी सब कुछ झेला इसने, पर आज तक इसमें जंग का एक निशान तक नहीं है। आज की मॉडर्न साइंस भी चकरा जाती है कि आखिर उस जमाने में ये कमाल किया कैसे गया। लेकिन हर सुनहरे दौर के बाद एक अंधेरा दौर भी आता है। अब कहानी का वो हिस्सा आता है जो थोड़ा मुश्किल है। ये कहानी है बाहरी आक्रमणों की, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा ये कहानी है उस हिम्मत की, उस प्रतिरोध की जो इस मिट्टी के जर्रे जर्रे में बसी है। यहां ना सोच का एक बहुत बड़ा फर्क था। एक तरफ थे भारतीय राजा जो जंग को भी एक धर्म की तरह लड़ते थे। उनके अपने नियम थे, उसूल थे, जैसे निहत्थे पर वार नहीं करना, सूरज ढलने के बाद लड़ाई बंद। और दूसरी तरफ थे वो हमलावर जिनके लिए जंग का मतलब था सिर्फ और सिर्फ तबाही और लूटपाट। और अफसोस, हमारे राजाओं की यही शराफत, यही उसूल उन पर बहुत भारी पड़ने वाले थे।
और उस तबाही का सबसे दर्दनाक चेहरा है नालंदा। जब बख्तियार खिलजी ने उसकी लाइब्रेरी में आग लगाई ना, तो कहते हैं वो 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने। हमारे पुरखों की हजारों साल की मेहनत, उनकी रिसर्च, साइंस, मैथ्स, आयुर्वेद, सब कुछ बस धुआं बनकर हवा में उड़ गया। लेकिन कहते हैं ना, इसी राख से फीनिक्स पंछी भी जन्म लेता है। इसी तबाही से जन्म हुआ प्रतिरोध की एक नई चिंगारी का। एक ऐसा वक्त जब ज्यादातर राजा मुगलों के आगे सिर झुका चुके थे, तब एक राजा ऐसा भी था जिसने महलों का सुख छोड़कर जंगलों को अपना घर बना लिया। ये प्रतिज्ञा थी महाराणा प्रताप की, और उनकी ये आवाज आज भी हम सबके दिलों में गूंजती है। और प्रतिरोध का एक और चेहरा इतना खौफनाक था कि आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब ये तय हो गया कि जंग जीतना अब नामुमकिन है, तो अपनी इज्जत और सम्मान को बचाने के लिए रानी पद्मिनी की अगुवाई में 16,000 वीरांगनाओं ने हंसते हंसते खुद को आग के हवाले कर दिया। हमलावर किला तो जीत गए, लेकिन रूहों को नहीं जीत पाए। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। मुगलों का दौर खत्म हो रहा था और अब पश्चिम से कुछ नए लोग आ रहे थे। ये लोग व्यापारी बन के आए थे, लेकिन धीरे धीरे इस पूरे देश के मालिक बन बैठे। ये कहानी है अंग्रेजों की और उनके खिलाफ लड़ी गई भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी आजादी की लड़ाई की। अंग्रेजों की स्ट्रैटेजी कमाल की चालाक थी। पहले तो वो हाथ जोड़कर आए कि बस थोड़ा सा व्यापार करने दीजिए। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ के राजा तो आपस में ही लड़ने में बिजी हैं, बस उन्हें मौका मिल गया। उन्होंने अपनी सबसे मशहूर चाल चली, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। और प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर जैसे गद्दारों ने उनका काम और आसान कर दिया। बस उस एक गद्दारी ने भारत की किस्मत पर सदियों के लिए गुलामी का ताला लगा दिया। लेकिन इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए 2 बड़ी ताकतें एक साथ खड़ी हुईं। एक तरफ थे महात्मा गांधी और उनका रास्ता अहिंसा का, बिना हथियार उठाए सत्य और शांति के दम पर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को झुका देने की ताकत। तो दूसरी तरफ थे भगत सिंह जैसे नौजवान क्रांतिकारी, जिनका खून खौलता था, जिनका मानना था कि आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। रास्ते भले ही अलग थे, पर मंजिल दोनों की एक ही थी, आजाद भारत। और ये लड़ाई सिर्फ इन 2 विचारधाराओं की नहीं थी, ये लड़ाई हर एक हिंदुस्तानी की थी। 1857 में मंगल पांडे ने जो चिंगारी लगाई थी, वो रानी लक्ष्मीबाई की तलवार से होती हुई सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज तक पहुंची। नौसेना के विद्रोह ने तो अंग्रेजी हुकूमत की कमर ही तोड़ दी। और इन बड़े नामों के पीछे थे करोड़ों आम लोग, जिन्होंने इस आजादी के हवन में अपनी आहुति दी। और फिर आखिरकार वो दिन आया, आजादी का दिन। लेकिन वो सुबह अपने साथ एक बहुत ही काली रात लेकर आई थी। अब ये कहानी है उस नए भारत की जो बंटवारे के दर्द से पैदा हुआ था और जिसने अपनी तकदीर खुद लिखकर आज दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने का सफर तय किया। 14-15 अगस्त 1947, वो रात जब लंदन में बैठे एक अंग्रेज अफसर ने नक्शे पर बस एक लकीर खींच दी, और उस एक लकीर ने हजारों साल पुराने रिश्तों को, एक ही जमीन को 2 टुकड़ों में बांट दिया। रातों रात लाखों लोग अपने ही घर में, अपनी ही जमीन पर अजनबी हो गए, विदेशी बन गए। हमें आजादी तो मिली, लेकिन उसकी कीमत हमारे पुरखों ने अपने खून और आंसुओं से चुकाई थी। अंग्रेज जब गए ना, तो वो भारत को एक देश नहीं बल्कि 562 छोटे छोटे टुकड़ों में छोड़कर गए थे। उनका प्लान साफ था कि ये देश खुद ही लड़ लड़कर बिखर जाएगा, लेकिन शायद वो एक इंसान को भूल गए थे, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति से इन सभी 562 रियासतों को एक किया और आज के इस भारत की नींव रखी। और आजादी के बाद का सफर, वो तो और भी कमाल का है। जरा देखिए, एक वक्त था जब भारत अपना पहला रॉकेट लॉन्च कर रहा था और उसके पुर्जे साइकिल पर लाद कर ले जाए जा रहे थे। पूरी दुनिया हम पर हंस रही थी। और एक आज का दिन है जब उसी भारत ने चांद के उस हिस्से पर तिरंगा फहराया है, साउथ पोल पर, जहां अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर भी नहीं पहुंच पाए। साइकिल से चांद तक,
ये है नए भारत की कहानी। तो इस 9000 साल लंबे सफर का मतलब क्या है? इसका सार ये नहीं है कि हम कितनी बार गिरे या कितनी बार हारे, नहीं। इसका सार ये है कि हम हर एक बार राख से उठकर दोबारा खड़े हुए। यही इस मिट्टी की ताकत है। और आज जब हम भविष्य की तरफ देखते हैं तो सवाल बस एक ही है कि इस महान कहानी में अगला चैप्टर हमारी पीढ़ी क्या लिखेगी।